यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है ये अलग ही टॉपिक है। इसको हम पूरा टॉपिक ही देख लेंगे कि एक्चुअली सर्विस सेक्टर होता क्या है और उसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं। ओके, सर्विस सेक्टर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है पॉजिटिव आता है। अभी हम देख लेते हैं कि एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव और निगेटिव कैसे आता है। फर्स्ट टाइम आपको एक टर्म समझनी पड़ेंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट्स। करंट अकाउंट डेफिसिट्स या हमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिटेक्ट करते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट्स इज एक अभी सल्फर से सर प्लस है। हाँ, तो मैं क्या कहूँगा, यानी पॉजिटिव है और ए डाउनवर्ड यानी निगेटिव में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, करंट अकाउंट डेफिसिट्स को नेगेटिव यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पूरा नेगेटिव में। पूरा जो खेल है ये दो टर्म पे जाता है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट्स जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव में आया तो हम क्या कहेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट्स कभी पॉजिटिव में आया तो हम क्या कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ये पॉजिटिव है। करंट अकाउंट डेफिसिट्स मैंने पहले बता सब भूल जाओ। करंट अकाउंट डेफिसिट्स ये पॉजिटिव है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पॉजिटिव। करंट अकाउंट डेफिसिट्स इंडिया का निगेटिव है यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इंडिया का निगेटिव है, यानी सरप्लस होगा इंडिया का ट्रेड और इनविजिबल ये दोनों मिला के तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट ये पॉजिटिव है। अब हम देखें कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है एक्चुअली, कि कैसे इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने बोला ना पॉजिटिव में आता है और करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंडिया का हर बार पॉजिटिव साइन में। आप एक ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा हुआ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पे देखेंगे कि 11-12 में ये 4.1 था, 12-13 में 4.8 था, 13-14 में 1.7, 1.3, 15 में 1.1, 0.6, 1.8, 2.1, 1.8। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही नीचे चला गया है क्योंकि यहाँ पे ट्रेड पे बहुत ही असर गया था 2012 में। इस टाइम इन्फ्लेशन जो है उस टाइम बहुत ही इंक्रीज़ हुआ था। तो ये देख लेंगे हम इन्फ्लेशन के चैप्टर में कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट गिरा था उस टाइम पे क्रूड ऑयल और जो है अलग थिंग उस पे क्या इफेक्ट गिरा था। तो ठीक है, आगे के देखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी एक टर्म है एक्चुअली मेरे को आपको समझानी है, NET। NET बोले तो क्या है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, इसको लॉन्ग फॉर्म होता है NIIP। यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये मेजर क्या किस में करता है कि स्टॉक मार्केट में। अभी आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे। NIIP का मतलब क्या है, आपको एक एग्जांपल देके मैं समझ लेता हूँ कि नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन क्या होता है। समझ लीजिए इंडिया का जो सिटीज़न है वो फॉरेन कंट्री में कितना इन्वेस्ट करता है, 50 रुपये इन्वेस्ट करता है और
फॉरेन कंट्री कौन सी भी होंगे वो, जो फॉरेन कंट्री है उन्होंने हमारे पास 100 रुपये इन्वेस्ट किया हमारे कंट्री में, और हमने किया कितने किया 50। हम अपने कंट्री पे भी करते हो, अपनी कंट्री पे भी करते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमको अलग अलग कंट्री के बारे में सोचना है। तो जो फॉरेन कंट्री है तो वो इंडिया के इसमें कि जो आप समझ सकते हैं ना कि इंडियन कंट्री फॉरेन कंट्री में 50 रुपये इन्वेस्ट करती है और फॉरेन कंट्री इंडिया में 100 रुपये इन्वेस्ट करती है। तो इससे क्या होगा कि जो नेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना होगा 50, लेकिन इसको हम पॉजिटिव न दिखाते हैं, इसको हम क्या दिखाते हैं निगेटिव, क्योंकि इंडिया का जो रुपये इंडिया का जो पैसा है एक्चुअली इंडिया में मार्केट पॉजिटिव आ रहा है, यानी अलग कंट्री से आ रहा है, तो उसको हम निगेटिव साइन से वो डिटेक्ट करते हैं। आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली जो नेट है क्या बोले तो NIIP क्या क्या है अलग अलग कंट्री का, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 2009 टू 40 का एवरेज में 340.8 बिलियन था, 336.8 बिलियन था, यहाँ पे कांस्टेंट है, और 436.7, यानी आप देख सकते हैं कि ये पूरे डिकेड में क्या है कांस्टेंट है नियरली। तो ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि ये कांस्टेंट है, और ये जीडीपी पर परसेंटेज क्या हो रहा है कम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी है वो हर साल कुछ ना कुछ जीडीपी पर NII प्लस जीडीपी ये क्या हो रहा है हर साल कम हो रहा है। इससे क्या होगा हर साल, इसलिए कि इसकी जो दाम है वो भी फ्यूचर में थोड़ा कम होते जाएंगे। अभी आपको एक बात और मेरे को बतानी है कि जैसे कि ऐसी जो कौन सी कंट्री है कि उसके साथ हमारा POP यानी जो ट्रेड है, ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी एक पॉजिटिव है लगभग, तो ऐसी कौन सी कंट्री है, तो वैसे एक है USA। ये आपको एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखना है। मोस्टली कौन सी है USA, UAE, इनके साथ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट नियरली क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। और इनके साथ जो अलग कंट्री है नियरली ऑल कंट्री के साथ हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट वो कैसे रहता है निगेटिव में रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मोस्टली यहाँ पे सर्वे में दिखाया है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इसमें आप उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि USA में हमारा जो है जो ट्रेड है एक्चुअली वो पॉजिटिव में ही आ रहा है, क्योंकि हम USA को जो सॉफ्टवेयर है वो देते हैं वो सर्विस सेक्टर में आता है, लेकिन हमारा जो ट्रेड भी है वो भी उनके साथ पॉजिटिव है, ये आप समझ सकते हैं। हाँ ठीक है। अभी एक इशू है एक्चुअली, हाँ एक ही नेट रिमिटेंस। अभी हमारा नेट रिमिटेंस का जो टॉपिक है वो एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेट रिमिटेंस क्या होता है। जो इंडिया की जो एम्प्लॉई है, यानी समझ लो मैं इंडिया का सिटीजन USA में गया, इंडिया के सिटीज़न USA में गया, तो जो इंडिया का सिटीज़न US में गया और इंडिया के फैमिली को जो पैसा भेजता है घर पे इंडिया में, तो उसको क्या कहेंगे हम रिमिटेंस नॉर्मली। और नेट रिमिटेंस क्या बोले कि जैसे कि जो इंडिया से बाहर जाता है यानी नेपाल में जाता है, तो समझे कि इंडिया में पूरा जो पैसा आ रहा है वो कुछ तो 100 रुपये आ रहा है फॉरेन कंट्री से। उनकी फैमिली इंडियन सिटीजन जो भेज रही है, इंडियन सिटीजन
फॉरेन में वर्क करके, तो वो 100 रुपये आ रही है। और जो अलग कंट्री है, अलग कंट्री से इंडिया में आके कुछ काम करके वो 50 रुपये भेज रही है। तो जो 50 रुपये बचता है इंडिया का, तो उसको क्या कहेंगे हम? नेट रेमिटेंस। समझ में आया नेट रेमिटेंस क्या है? तो ठीक है। तो हाँ, लेकिन अब जो यूएस है वो मोस्टली क्या कर रहा है, आपको ये न्यूज़ में बहुत ही दिखता होगा कि यूएस से क्या करता है कि जो अपनी कंट्री को प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, हाँ, यानी डेवलप कंट्री को प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अप्लाई करता है। यानी जैसे कि आपको पता है कि H1N का वीज़ा का इशू तो पता ही होगा, जो डेवलप कंट्री है मोस्टली अभी कर रही है। जैसे कि ऐसे इंडिया को बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट गिरने वाला है। और आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि नेट रिमिटर्स में इंडिया टॉप 1 में है। और कोविड के वजह से इंडिया का जो रिमिटेंस है वो 30% टोटल और डाउन हो चुका है। और इससे अभी और ही बुरी हालत इंडिया की हो सकती है। 30% इंडिया की जो हालत है रेमिटेंस में, वो बहुत ही बुरी हो चुकी है। आज समझ सकते हैं कि नेट रेमिटेंस से इंडिया का फ्यूचर में कितना नुकसान हो सकता है। ओके, अभी हम चलते हैं नया टॉपिक के में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टि से। इन्फ्लेशन या सादा कंसेप्ट, मैं क्या बोलूँगा कि इन्फ्लेशन कब हुई, तो आप अभी 10 साल पहले आप समझे कि 2000, आप अभी 2020 चल रही है, आप इन्फ्लेशन कब कैसे मानेंगे? सॉरी, हाँ, 2020 चल रही, तो आप कैसे मानेंगे कि 2019 में तो इसकी कीमत, पेन की कीमत 10 रुपये थी, अब उसकी कीमत 11 रुपये हो गई। तो अभी जो एक साल में क्या हुआ कि इसकी जो प्राइस है 1 रुपये से बढ़ गई। तो हम इसको क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। वैसे ही इंडिया के जो अलग अलग इंडिकेटर एक बेस ईयर पकड़ के जो अभी की जो करंट प्राइस है वो निकालते हैं, और इससे प्राइस निकाल के बताते हैं कि अभी इतना इतना इन्फ्लेशन हुआ है। अभी इन्फ्लेशन जो मोजने के वो दो बड़े इंडिकेटर है इंडियन गवर्नमेंट में। पहले था होलसेल प्राइस इंडेक्स और सेकंड था अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। इससे कंपैरिजन करेंगे पहले क्या है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो पहले इसका कि एक डिटेक्ट निकालते कैसे, तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, तो निकालते हैं कि जो होलसेल जो बास्केट से, यानी जो इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल निकलता है, इंडस्ट्री से जो होलसेल प्रोडक्ट है, होलसेल जो प्रोडक्ट है, उससे ही जो गवर्नमेंट है वो अपना इन्फ्लेशन का जो प्राइस है वो निकालती है। वो एक्चुअली मार्केट में जाके प्राइस नहीं निकालती। और सेकंड है, इसमें नाम में ही है कि कहाँ से वो प्राइस निकालते हैं। सेकंड जो है वो क्या है कि वो एक्चुअली प्राइस मार्केट से निकालती है, यानी कंज्यूमर से। इससे कंज्यूमर के हाथ में जो है वो प्राइस कितनी आती है, यानी समझ लो कि एक हंधा जो पेन है उसकी कीमत होलसेल में 5 रुपये में है। और आपको पता है कि जो कंज्यूमर पे आते इसमें टैक्स की सब जो
ऐड होके उतने की कीमत कुछ तो 7 कुछ 8 रुपये होगी। तो ये बहुत वेरी होता है एक्चुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसके रीज़न से। तो आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो ग्राफ है कभी कभी आप देख सकते हैं कि बहुत ऊपर नीचे हो चुका होगा। तो इसकी प्राइस लगभग 8 तक, ये मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसा डायरेक्टली मत लेना। तो आप देख सकते हैं इनकी प्राइस नियरली कांस्टेंट रहती है। दूसरा फैक्टर है बेस ईयर। बेस ईयर इसका कुछ क्या पकड़ते थे कि 2004 और 5 का। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या ईयर है, बेस ईयर है 2011-12 का। यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कौन निकलता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स निकलता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड सर्विस थी, वो निकालती थी। और इसमें कौन निकालता है बताया क्या, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्विस, सॉरी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से उसको हम ये जो है वो हमारा CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है वो निकालती थी है। अभी 3 हो गए। और चौथा पॉइंट है कि इसमें क्या है कि सर्विस सेक्टर, सॉरी इस पे सर्विस सेक्टर ऐड नहीं है। सर्विस सेक्टर, इसमें सर्विस सेक्टर जो है वो ऐड इसमें नहीं है, ये आप समझ सकते हो और ये इम्पोर्टेंस है। तो और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सर्विस होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये मैन्युफैक्चरिंग को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता था। तो मैंने बोला था ये पहले, मैन्युफैक्चरिंग को इम्पोर्टेंस देता है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो फूड और जो बिवरेज है, यानी जो पीने का साहित्य होता है, खाने का जो साहित्य होता है, जो हमारे खाने को जो इम्पोर्टेंट रहता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होलसेल प्राइस सॉरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देता है। इसलिए आप 2090 का जो ग्राफ देखेंगे तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो ग्राफ है वो बहुत ही वेरी हुआ था। आपको मैं थोड़ी सी दिखाना चाहता हूँ कि कंज्यूमर प्राइस ये यहाँ पे देखिए एक्चुअली बहुत स्मॉल अंक में यहाँ पे दिखाया गया है। मैं बताता हूँ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रे यहाँ पे कौन सी है। एक ये जो है ये, तो ये कंज्यूमर प्राइस की ये यहाँ पे तो एक बहुत ही 2000 एक काली रेशा बड़ी देखती होंगी। तो ये आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिखाती है। और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स उस टाइम कुछ स्टेबल था, लेकिन एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो 2019 सितंबर में आप देखेंगे होंगे कि जो फूड यानी कांदा गेंदा और बटाटे के बहुत ही भाव बढ़ चुके थे। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या है। तो इसका मैं भी बता देता हूँ कि उसका मेन कारण क्या है। तो आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, उसका नाम है कॉप वेब फिनोमिना। अभी इन पल्सेस अभी मैं इसका अच्छे से एग्जांपल देके बताता हूँ। ये यहाँ पे बुक में अलग अलग डायग्राम दी हुई है, मैं आपको सिंपल भाषा की डायग्राम बताता हूँ। ये एक वेव जैसी रहती, समझ लो कि आज प्राइस के भाव 60 रुपये किलो है। हाँ, तो शेतकरी को क्या लगेगा कि यानी फार्मर को क्या लगेगा, किसान को, कि अभी ये तो अच्छे भाव है। तो क्या करेगा किसान, इस साल क्या करेगा कि वो बहुत ही पेड़ देगा, यानी बीज लगा देगा अपने खेत में। फिर क्या होगा कि ज़्यादा स्टॉक रहने से क्या होगा कि इसकी जो प्राइस है वो गिर के 50 हो जाएंगी, अराउंड 50 नहीं तो 40 के लगभग।
40 के लगभग हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि फार्मर अपना जो है, तो वो किसान वो अपना मार्केट में पल्सेस से, यानी जो पल्सेस बोले तो चना सॉरी तूर, यानी तूर अपने बेचने जाएगा। तो क्या होगा कि उससे ये भाव मिलेगा, तो उसको लगेगा अभी तो मेरा नुकसान हो गया, इतने में 30 रुपये के जी पे तो मेरे को ही उसमें पैसा डालना पड़ेगा, और डालना पड़ा तो मेरे को कुछ भाव भी नहीं आया। तो फिर यहाँ पे वो शेतकरी डिस्ट्रेस होके फिर पे वो फार्मर में किसान सॉ नहीं करेगा अपना बीज, और क्या होगा उस साल फिर भाव बढ़ जाएंगे। और उसके अगले साल ये हो गया समझो 2011 में, ये 2012 में, और ये 13 में हो गया। तो फिर उतने ही भाव आ जाएंगे। तो फिर शेतकरी को लगा और अच्छे भाव है, तो फिर वो बीज पेरेगा, फिर कम तो हो जाएंगे, और ऐसे में ये साइकिल होती है। और इससे क्या होता है कि इसमें हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉप वेब फिनोमेना इन पल्सेस डायरेक्टली कहते हैं। हाँ, इससे क्या होता है कि बहुत ही जो शेतकरी है यानी फार्मर किसान है, उनको डर लगता है कि हम म्हणजे इससे बहुत ही उनको नुकसान होता है, और इससे कुछ कुछ जो किसान है उन कर्जे में डूब जाते हैं, और कर्जे की पूरी ना कर सके आत्महत्या कर देते हैं। आप बहुत ही बार देखे होंगे। तो इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको क्या क्या कर दिया। तो पहली स्कीम है प्राइस सपोर्टिंग, प्राइस सपोर्टिंग क्या है वो मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या है तो अच्छी तरह से। प्राइस सपोर्टिंग सेकंड है पीएम आशा, एक मिनट। प्राइस सपोर्टिंग फंड है, हाँ, पीएम आशा। आशा यानी ये अन्नदाता आय योजना है, तो ये पिछले साल आई थी, 2019 की स्कीम है। और एक है वेयर हाउस इम्प्रूव, वेयर हाउस को डेवलप करते, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन को है ना इम्प्रूव करते, यानी खेत में इजीली उनका जो साधन हो जाए, और वहाँ से माल लेके इजीली वो मार्केट को ले जाए, यानी कोई जो मिडल मैन है वो उसका फ़ायदा ज़्यादा मत उठा सके। इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी इन्फ्लेशन का जो एक टॉपिक हो गया, मैं आपको एक मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 2012 की जो एक बार डायनामिक हुआ था कि 2012 में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस बढ़ी थी। आप अपने फैमिली से पूछ सकते हैं, उस टाइम पे इन्फ्लेशन 8 से 9% तक चला गया था। तो 2012 के पहले क्या होता था, मैं वो कहानी आपको बता देता हूँ। पायरोर ऑफ 2012, 2012 की गवर्नमेंट की क्या नीति थी। तो क्या होता है कि जो पहले आपको दो कंसेप्ट में आपको समझने दे चाहता था। एक है हेडलाइन इन्फ्लेशन, और दूसरा है कोर इन्फ्लेशन। तो बहुत ही सादी टर्म है, क्या है तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, तो क्या है कि जो बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि फूड, सेंसिटिव उनकी प्राइस होती है, फ्रूट, क्रूड ऑयल। तो जो ये प्रोडक्ट है वो, और अदर जो प्रोडक्ट है जो सब कोर इन्फ्लेशन में आते, और प्लस कोर
के सब जो है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन में आते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ही प्राइस है जो ऊपर नीचे होती है, और ये नियरली ग्राफ ऐसा 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 आप देख सकते हैं। और जो कोर इन्फ्लेशन का ग्राफ है वो नियरली ऐसा, यानी ज़्यादा वेरी नहीं होता, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में जो ये प्रोडक्ट के जो प्राइस है, फूड, क्रूड ऑयल, हाँ, कि जो बेवरेज जो बहुत कम पैमाने पे वेरी होते, इसको छोड़ के, यानी एक्सक्लूडिंग, इसको छोड़ के सब जो आता है वो क्या किस में आता है, कोर इन्फ्लेशन में। सारी टर्म है, इतना कुछ ये नहीं है, इसके समझ में ये जो टॉपिक है ये 2012 के टॉपिक में आ जाएगा। अभी क्या है तो क्या है कि देखो पहले कि 2012 में क्या हुआ था कि जो फूड एंड फ्यूल है, फ्यूल, तो उसके प्राइस क्या हुए थे, इंक्रीज हुए थे। हाँ, हो गए। तो अभी ये प्राइमरी इफेक्ट है, ये जर्नली आपको हर साल 2019 में भी हुआ था, आपको पता है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, नहीं सॉरी, फिर बाद में क्या हुआ, इंक्रीज हेडलाइन इन्फ्लेशन। फिर क्या हुआ, हेडलाइन इन्फ्लेशन पहले इस पे, अभी जो इस पे ये जो प्रोडक्ट है इस पे इसकी प्राइस बढ़ गई तो क्या हो गया, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या हो गया, बढ़ चुका है अभी, हो गया हेडलाइन इन्फ्लेशन। अभी क्या हुआ, हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ चुका तो क्या हुआ कि हाउस होल्ड के जो हमको प्रोडक्ट लेने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अभी हाउस होल्ड के, यानी सिंपल टर्म में क्या हुआ कि जो खर्चा है वो बढ़ा। हाउस होल्ड का इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। अभी क्या होगा, इंक्रीज द डिमांड। फिर क्या है, जो फैमिली है कि उनके जो वेज पे डिपेंड रहती है मोस्टली, और रहती है तो क्या करेंगी, डिमांड करेंगी किसका, वेज का, वेज हमारा बढ़ा दो, यानी तुम हमारा वेज बढ़ा दो। हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी बढ़ चुका है तो अभी वेज बढ़ा दिया। सरकार भी स्ट्रेस में आ गई, प्रेशर आया उनको, तो उन्होंने वेज बढ़ा दिया। तो वेज बढ़ाने के क्या आएगा कि सेकेंडरी इफेक्ट आएगा। सेकेंडरी इफेक्ट यानी ये इम्पोर्टेंट है, सेकेंडरी इफेक्ट। अभी वेज बढ़ा दिया तो उसमें क्या होगा कि जो कोर इन्फ्लेशन है, एक्चुअली कोर इन्फ्लेशन यानी इंडस्ट्री के जो और प्रोडक्ट है, मैंने जो बोला था कि उनके, तो उनके भी जो है जो वेज यानी डिपेंड रहते हैं, जैसे कि मान लो कि इनका जो एम्प्लॉई है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता था, लेकिन क्या होता है कि उनको वेज की इम्पोर्टेंस पड़ती है, वेज बढ़ाने की उनकी मांग होती है। वो क्या करते, मांग लेते, फिर उसका जो दाम है वो किस पे, मोबाइल पे डाल देते, मोबाइल पे डाल देते हैं। फिर क्या होता है, मोबाइल पे डालने से कि जो सेकेंडरी मार्केट है, इस तो सेकेंडरी मार्केट है ना, तो इससे इनडायरेक्टली इनको इफेक्ट करता है, पड़ता है, यानी कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। और कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या बताए, क्या जो कोर इन्फ्लेशन है एंड हेड इन्फ्लेशन, सॉरी हेडलाइन इन्फ्लेशन है, उनका जो कर्व है वो मैच हो जाता है, यानी दोनों का इन्फ्लेशन क्या होता है, नॉर्मली बाद में मैच हो जाता है। अभी 2012 के बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि आफ्टर क्या किया गवर्नमेंट ने। अभी यहाँ पे क्या किया कि फ्यूल, फूड एंड फ्यूल की प्राइस इंक्रीज हुए तो प्राइमरी इफेक्ट हो चुका है। अभी इंक्रीज द हेडलाइन इन्फ्लेशन, इंक्रीज इंक्रीज हेडलाइन इन्फ्लेशन तो हो जाएगा ही, हाँ वैसा। अभी क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करेंगी, अभी हाउस होल्ड का इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देंगी। इससे क्या करेंगी गवर्नमेंट कि यहाँ पे अभी इंटरवेयर करता है आरबीआई। आरबीआई में आरबीआई, तो आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने उस टाइम 2016 में भी ऑल्सो
क्या किया था कि एक मॉनेटरी पॉलिसी का गठन किया था। मैं आगे बताऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का गठन किया था कि इसका काम क्या 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 है और ये इम्पोर्टेंस कैसे है, तो ये आपको आगे समझ में आएगा कि मोस्टली कि मॉनेटरी पॉलिसी पूरा टर्म अभी क्या होगा कि आरबीआई इंटरवेंशन करेगा और जो हाउस होल्ड का जो इन्फ्लेशन बढ़ चुका है उसको कुछ कुछ साइज में वो कंट्रोल करेगा। आरबीआई से कोई पॉलिसी मार्केट में लाएगा, जैसे कि बैंक में इंटरवेंशन करेगा और सस्ते दाम में लोन देगा। तो सस्ते दाम में लोन देने के कारण क्या करेंगे कि लोग वो पैसा लेंगे और जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसको वो एक्सेप्ट कर देंगे। हाँ, तो इससे क्या होगा कि हाउस होल्ड इन्फ्लेशन भी घट जाएगा। ये यहाँ पे अभी हाउस होल्ड का इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा तो वेज भी नहीं बढ़ेगा, वेज नहीं बढ़ा तो कोर इन्फ्लेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। अब कोर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो सेकेंडरी मार्केट को इफेक्ट होगा क्या? नहीं। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है रिड्यूस टू मैच टू कोर इन्फ्लेशन। फिर हेडलाइन बाद में क्या होगा कि अभी पहले क्या हुआ कि हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन हेडलाइन का अभी एक कोर कोर ऐसा है। हाँ, और हेडलाइन इन्फ्लेशन ऐसा है समझ लो। अभी 12 में 2012 के पहले तो ये बड़ा बड़ा तो कोर इन्फ्लेशन भी हारो हारो क्या होता है कि ऐसा बढ़ के यहाँ पे मैच हो जाता है। लेकिन आगे अभी 2012 के कोर इन्फ्लेशन में क्या हुआ, ये क्या है, ये कोर इन्फ्लेशन यानी हेडलाइन 2012 के बाद में क्या हुआ कि एक कोर इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ा। बाद में क्या हुआ कि फूड और बेवरेज के प्राइस कम हो गए। गवर्नमेंट ने मार्केट में इंटरवेंशन करके जो एक्चुअली हाउस होल्ड का इन्फ्लेशन है उसको हैम्पर होने से रोका। फिर क्या हुआ, कोर इन्फ्लेशन कांस्टेंट रहा। तो हर हर क्या हुआ कि ये वेज नहीं बढ़े, कुछ नहीं हुआ, कोर इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ा। तो हर क्या हुआ कि हेडलाइन इन्फ्लेशन भी नीचे होके कोर इन्फ्लेशन को मैच हुआ। तो ये जो है 2012 का और ये 2012 की बात का आफ्टर बिफोर, ये आप ग्राफ देख सकते हैं इम्पोर्टेंट कैसे है। तो क्योंकि आपको ये टर्म समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे 2012 में एक्चुअली इफेक्ट गिरा था और क्या उनके है आए थे। यानी अभी मैं आपको, ये तो इन्फ्लेशन का टॉपिक हो चुका है। अभी मैंने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। हाँ, अभी मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली क्या होती है वो पूरा टॉपिक आपको बता देता हूँ, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका जो गठन है 2000, और ये जो नीति है ना ये 2013 से लाई थी। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। 12 यानी 2013 के बाद, 12 के बाद ही बोल सकते हैं। और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी 2013 को लाने का यही मेन इशू था। अभी मॉनेटरी पॉलिसी इसका थोड़ा गठन लेट में हुआ। मॉनेटरी ये 2016 में हुई। अभी आपको पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है मैं समझ। मॉनेटरी पॉलिसी में कितने होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर देखो यहाँ पे 3 गवर्नमेंट के होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। इसका जो चेयरमैन है वो कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर। कभी कभी क्या होता है कि इनके टाइज होती है, यानी टाई हो जाती है। जैसे क्रिकेट में मैच टाई होती है ना, वैसे टाई हो जाती है। तो क्या है कि जो कास्टिंग वोट है, वोट की जो वैल्यू है वो आरबीआई की जो गवर्नर है उस टाइम बढ़ जाती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो साल में 4 बार उनकी जो कमिटी है, कमिटी बैठती है यानी सिटिंग।
और वो देखती कि जो बैंक के अलग अलग जो टूल है उनको कंट्रोल करती है, और उनका एम बैंक का टूल यूज़ करके इन्फ्लेशन का उनका जो टारगेट है वो 4 ± 2 इतना वो रखती है। आप देख सकते हैं कि अभी जो 2000 से 14 15 16 के बाद आपको ये टारगेट लगभग दिखेगा। इससे ज़्यादा कम होने से जो आरबीआई के गवर्नर और जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी उनको आंसर देना पड़ता है कि कभी ये लगभग 1-2 साल लगातार रहा। तो ये मैं बताऊंगा कि अलग लेक्चर में कि मॉनेटरी पॉलिसी उसका इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे काम करती है। ओके, अभी हम आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ पे मेरे को क्या बताना था। हाँ, अभी जो है ये जो 4 ± 2 ये डिसाइड एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करती, ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट बताती है आरबीआई को तुमको ये टारगेट रखना है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा लगता है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी बताती है, नहीं, ये गवर्नमेंट बताती है। हाँ, ये इस क्वेश्चन को बहुत बार आ चुका है। ओके, अभी हम जो बैंक के बहुत अलग अलग टूल है, लेकिन वो अलग लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें उसको कवर करते करते एक खंदा ओवर लग जाएगा। हम जो इम्पोर्टेंट टूल जो अभी सर्वे में डिस्कस हुए वही देखेंगे। पहला टूल है ऑपरेशन ट्विस्ट, और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है कि आइडियली एक कंडीशन बताता हूँ मैं। आइडियली क्या होता है, कि रेपो रेट, अभी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करता है कि रेपो रेट है जो अभी रेपो रेट क्या होता है पता है क्या, कि रेपो रेट जो आरबीआई बैंक को कुछ तो कर्जा देता है, यानी डेब्ट देता है, सॉरी लेंड करता है। हाँ, तो लेंड देने से क्या होता है कि जो लेंड देने की जो इंटरेस्ट रेट रहता है। हाँ, आरबीआई क्या करता है, बैंक को लोन देता है, तो जो रेट रहता है इंटरेस्ट का तो उसको क्या कहेंगे हम, रेपो रेट। तो ये रेपो रेट क्या होता है कि आइडियली अभी क्या होता है कि ऑपरेशन ट्विस्ट में कि रेपो रेट कम कर दिया बैंक ने। तो क्या होगा उसमें, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो लोन है वो कम हो जाता है। बट क्या एक्चुअली में क्या होता है कि जो लॉन्ग पेमेंट है उसका जो इंटरेस्ट है एक्चुअल में, ये आइडियली में कैसे होता है कि लॉन्ग और शॉर्ट का वो सोचेंगे कि उसका भी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट वो कम होगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जो लॉन्ग का इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है कि वो मैक्सिमम ही रहता है मोस्टली। हाँ, तो उसके कारण क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म लोन किस लिए लेते हैं लोग, हाउस के लिए और सम अदर फैक्टर के लिए लोन देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मार्केट की जो जितना इफेक्ट, यानी इसको क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है करने वाले लोग, तो उनको बैड इफेक्ट गिरता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को ये एड्रेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया कि जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है उसको डाउन करने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट लाया।
इससे क्या होगा कि जो लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है एक्चुअली क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगा। इससे बेनिफिट किसको हो जाएगा? मोस्टली कार को, होम लोन को, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बूस्ट हो जाएंगे। अदर फैक्टर है